हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का मैं संदीप शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं कि आपका सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी भर्तियां हैं, उसका नोटिफिकेशन आया है। तो उससे रिलेटेड जो जो आपकी क्योरी है उन टॉपिक पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे कि कितनी पोस्ट है, क्या उसकी सैलरी रहने वाली है, क्या उसकी आयु है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कब से आपको फॉर्म भरने हैं, है ना। जो 12th है, ग्रेजुएशन वाले हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में उसका क्या पाठ्यक्रम है, तमाम उन टॉपिक पर आज के इस सेशन में छोटा सा और संक्षिप्त सेशन होगा अपना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपके काम की जो चीज़ है उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आप इन जानकारियों के माध्यम से आप फॉर्म भरें और तैयारियों में जुटे, क्योंकि केंद्र सरकार की ये एक बढ़िया परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, जिसमें अच्छा खासा आपको वेतन भी मिलता है और समाज में एक रेपुटेशन भी इस जॉब के माध्यम से बनती है। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर वही निवेदन करना चाहूँगा कि इस एक महत्वपूर्ण परिवार के आप सदस्य बनिए और हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं वो उन तक भी पहुंचे और वो भी तैयारियों में जुटे। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ होने के बाद अब अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। क्या नोटिफिकेशन है, किस तारीख को नोटिफिकेशन आया है ना, उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले। ठीक है साथियों, तो देखिए, ये देखिए आपके सामने एक नोटिफिकेशन है ना। ये नोटिफिकेशन जारी किया किसने? आपके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने जारी किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसकी दिनांक कब दी है? इसकी जारी करने की है 31 दिसंबर 2024 को, यानी पुराने साल जाते जाते अंतिम दिन जो आपका सीबीएसई है उन्होंने ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। अब देखो इसमें क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना इन ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम बेस। ठीक है, अब इसमें देखो दो तरीके की पोस्ट है। एक तो आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, सुप्रीडेंट कहते हैं। पे लेवल आपका जो एल है L6 में रहेगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की है ना। अब इसमें जो आयु है वो कितनी है? मैक्सिमम आयु है 30 वर्ष है। किसमें? सुप्रीडेंट में। लेकिन साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस कैटेगरी में आप हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है, वो छूट है, वो भी आपको प्राप्त होगी। इसमें जो मैक्सिमम आयु कितनी बताई गई है? 30 वर्ष बताई गई है। इसमें एज टोटल पोस्ट तो देखो कितनी है आपकी, 142 और प्लस 6, यानी 148 के आसपास अपन पोस्ट मान सकते हैं। किसमें? सुप्रीडेंट में। जिसमें आपकी एससी की कितनी है? एससी की कितनी है? एससी की आपकी 21, एसटी की आपकी 10, ओबीसी आपकी नॉन क्रिमिनल वाली 38, ईडब्ल्यूएस 14, अनरिजर्व 59 और टोटल 142 पोस्ट है वो आपकी सुप्रीडेंट की है। और जो आपके दिव्यांग विकलांग उनके लिए 6 पोस्ट अलग से निर्धारित की गई, उनका कोटा वो अलग है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो एक तो हो गई आपकी ग्रुप बी की जो सुप्रीडेंट है, जिसका पे लेवल कितना है? पे लेवल है आपका 6 है। और बाकी की ये पोस्ट है कैटेगरी वाइज, यानी पहले से ही वर्गीकरण करके दे दिया है ना। कई बार क्या होता है अपने राजस्थान में तो आरपीएस से पहले टोटल पोस्ट जारी करती है और फिर उसका वर्गीकरण बाद में जारी करती है, लेकिन इन्होंने कैटेगरी वाइज है जो रिजर्वेशन है वो उन्होंने पहले ही बता दिया, इस तरीके से पोस्ट रहने वाली है। और सेकंड पोस्ट है, क्योंकि 2 पोस्टों के लिए विज्ञापन आया है, जूनियर असिस्टेंट जो आपका पे लेवल 2 पे है ना। इसमें जो मैक्सिमम आयु है वो 27 वर्ष निर्धारित की गई है। बाकी कैटेगरी वाइज है वो छूट मिलती रहेगी। एससी की 9 पोस्ट है, एसटी की भी 9 है, ओबीसी की आपकी 34 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, अनरिजर्व्ड की 5 है। और इस तरीके से टोटल है वो आपकी 70 पोस्ट है वो इसमें रहने वाली है। कितनी पोस्ट है? 70 पोस्ट है वो रहने वाली है। पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग विकलांग की 2 पोस्ट अलग से है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 7 पोस्ट है वो अलग से इसमें निर्धारित
की गई है। ठीक है साथियों, तो ये हो गई आपकी दो पोस्ट जिसको अपन सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के रूप में अपन देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए, है ना, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक है वो होना चाहिए, वो इसको फॉर्म भरता है। तो बाकी तो अपने आप पता ही है कि भाई भारत के नागरिक होते हैं वही फॉर्म में भरते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी पोस्ट से डिटेल की जो चर्चा हो गई भाई। 142 और 70 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसकी देखो ऑनलाइन रजिस्टर इंपॉर्टेंट डेट के रूप में देखें कि आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो देखो साथियों, ये स्टार्ट हो चुका है। कब से? 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक आपको फॉर्म में भर देना है। यानी इसमें आवेदन तिथि कितनी हो गई? आवेदन तिथि, एप्लीकेशन डेट कितनी हो गई आपकी? एप्लीकेशन डेट हो गई 2 जनवरी 2025 से आपकी स्टार्ट करें तो 31 जनवरी 2025 मिडनाइट तक आप है वो फॉर्म में भर सकते हैं, है ना। ठीक है, इसके अलावा यह भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप 31 जनवरी तक जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस डेट तक आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी में ग्रेजुएशन है और आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन की एग्जाम तो अप्रैल में होगी और उस समय तक अपने पास डिग्री आ जाएगी, इसका रिजल्ट बाद में होगा, लेकिन नहीं, आपके पास 31/1/2025 तक आपके पास क्या आ जानी चाहिए? आपकी डिग्री या आपका जो रिजल्ट वगैरह है, यानी जो पात्रता है वो आप जो पात्रता वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, 31 जनवरी तक, है ना। ये डेट आएगी 31/1/2025 तक आपको क्या करना है? फॉर्म है वो भर देना। अब देखो यहां पर आ गया, देखो रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिनल है, सेंट्रल लिस्ट है, EWS है, PWD है, ESM है, विल एप्लीकेबल एज द गवर्नमेंट रूल्स, है ना, और गाइडलाइन के तहत जो छूट मिल रही है वो छूट मिलेगी, उसकी अपन अलग से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो ये आ गई रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, है ना, 30 और 27 बता रखी है आपकी। सुपरिटेंडेंट में 30 है और आपके जूनियर असिस्टेंट में 27 है। अब उनमें आप छूट देते हुए चलो, है ना। अगर आप SC ST में हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC नॉन क्रिमिनल में हो तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना। आप जो दिव्यांग के अनरिजर्व्ड में हो तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी आपको, है ना। आप दिव्यांग में OBC में हो तो आपको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। आप दिव्यांग में SC ST में हो तो आपको 15 वर्ष की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन हो तो मेरे हिसाब से इसमें कोई एज की लिमिट ही नहीं है। अगर वुमेन हो तो आपको क्या मिलेगा? 10 साल की छूट मिलेगी। और आप विभाग के कार्मिक हो तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे छूट मिल गई ना, एज में छूट मिल गई है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को फॉर्म है वो भरना होता है। अगर वो तो 30 और 27 तो मैक्सिमम बताई है किन के लिए? जो आपके जनरल कैटेगरी है उनके लिए, बाकी सब में इन्होंने छूट दे रखी है। जनरल कैटेगरी मान लो, OBC क्रिमिनल मान लो, EWS वालों मान लो, उन सबको है ना क्या करना? 30 और 27 रहेगा। बाकी वोमेन वगैरह है उनमें देखो सबको छूट दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिजर्वेशन कोटा है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट ही मिलेगी। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये छूट से संबंधित चर्चा होगी। अब तीसरा पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइज, यानी इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना। जो आपकी सुपरिटेंडेंट पोस्ट है, जो ग्रुप B की पोस्ट है, उसके पास आपके पास क्या होना चाहिए? या तो आप BA हो, या आप BCom हो, या आप BSc हो, या BA BCom या BSc के आप समकक्ष हो, इक्विवेलेंट्स हो, जिसको अपने स्नातन की डिग्री के रूप में काउंट करते हैं। जैसे वर्तमान में इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है तो उसको भी अपन क्या मान सकते हैं? किस में मान सकते हैं? अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो वो आपका बैचलर की डिग्री में होगा। ये चीज तो आपको चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एन विंडोज, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट, इनके सब का आपका नॉलेज होना चाहिए। एज वो आपकी 30 साल होनी चाहिए, वो छूट मिलती रहेगी। अब इसमें जो मेथड क्या रहेगी? Tier 1 का जो पहला पेपर होगा वो सारा का सारा MCQ बेस होगा, है ना, प्रारंभिक एग्जाम ये मानी जाएगी। Tier 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, OMR बेस्ड होगा, और साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप भी इसमें रिटर्न एग्जाम में, मेन एग्जाम में शामिल की जाएंगी। और साथ में आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगा, है ना, उसमें आपकी
35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए हिंदी में, है ना। तो ये चीज आपके लिए किसके लिए है? सुपरिटेंडेंट के लिए। कंप्यूटर भी इज नेसेसरी है इसमें, और हो सकता है डिप्लोमा भी आपसे मांग लिया जाए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड। दूसरी पोस्ट होती है आपकी जूनियर असिस्टेंट, जो ग्रुप सी में है। इसकी योग्यता है आप 12th पास होने चाहिए, है ना। चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, किसी से भी हो, आप जो आपका रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है उससे आप 12th पास होने चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका, जिसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश में होंगे और 30 वर्ड पर मिनट यानी हिंदी में होंगे। तो ये होगा। एज इसमें आपकी 18 से 27 वर्ष है वो मानी गई है। इसमें भी आपका टियर 1 है वो एमसीक्यू बेस होगा, जो आपकी प्रारंभिक एग्जाम ये होगी। और दूसरे टेस्ट में आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइप करके आपको साबित करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस पोस्ट के लिए काबिल हूं, मैं इस पोस्ट के लिए योग्य हूं। और उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप सीबीएसई में आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो प्राप्त कर लोगे, ठीक है साथियों। तो ये होगी एज से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड और उसकी क्वालिफिकेशन और प्लस उसका जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, क्या चीज रहने वाली है, उससे रिलेटेड अपनी बात हो गई है, ठीक है। चौथा था एग्जामिनेशन फीस, है ना। तो फीस के लिए मैं बता दूं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, उन सब के लिए 800 रुपये फीस रहेगी, है ना, ईच पोस्ट के लिए। अगर दोनों के लिए भरते हो तो 1600 होगी, एक के लिए भरते हो तो आपको 800 रुपये है वो देना पड़ेगा। किनको? अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा और जो भी कुछ बच गए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, उनको किसी प्रकार की फीस है वो नहीं देनी है। उनकी फीस क्या रहेगी? जीरो रहेगी, शून्य रहेगी। उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है साथियों, है ना। हो गई बात एग्जामिनेशन फीस वगैरह इनसे रिलेटेड, है ना। देखो, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारा उद्देश्य एक बेरोजगार और युवा साथी को इस तरीके से गाइडलाइन करना है ताकि वो, है ना, 2025 में एक बढ़िया जॉब है वो प्राप्त कर सके। तो बार बार में जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं उन सूचनाओं को हम आपके साथ शेयर करते हैं। जिनको ये लगता है कि वास्तव में मैं इसके लिए काबिल हूं, मैं ये फॉर्म भर सकता हूं और सिलेक्शन ले सकता हूं, तो वो इस फॉर्म को जरूर भरे, ठीक है। आगे देखें मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट के लिए आपको ये तो पता ही कि आजकल जमाना किसका, ऑनलाइन का है। तो आप किसी भी तरीके से रुपए, वीजा, मास्टर, डेबिट कार्ड, किसी तरीके से आप पेमेंट करके फॉर्म भर सकते हो, है ना। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, सुपरिटेंडेंट के लिए क्या रहने वाली है ना। सुपरिटेंडेंट के लिए आपको क्या रहेगा कि जो एग्जामिनेशन है वो आपकी द विल बी 2 टियर, है ना, 2 टियर में आपकी एग्जामिनेशन होगी और साथ में आपका स्किल टेस्ट है वो भी लिया जाएगा, है ना। तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है, उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो टियर 1 में देखो बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी जो OMR बेस्ड होगी, टियर 1, है ना। उसमें देखो आपका क्या होएगा, है ना, प्रत्येक प्रश्न है वो 1 प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला। तो उसमें देखो पार्ट फर्स्ट है, उसमें करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस है, ये सारे टॉपिक है, इनको आप पढ़ सकते हो। 30 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के, ठीक है। पार्ट सेकंड में आपके जनरल मेंटेन एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, है ना, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स के होंगे। पार्ट थर्ड में अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, इनके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स के होंगे। ये देखो शॉर्ट में दे रखा है, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा वगैरह, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ये डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल है ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाएं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें। वहां से इस संपूर्ण एडवर्टाइजमेंट की जो पीडीएफ है वो वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप इजीली इनका रीड कर सकते हो, है ना। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है, ठीक है। बढ़े आगे, फिर आपका पार्ट नंबर 4 में जनरल हिंदी, है ना, सामान्य हिंदी होती है, उसमें भी आपके 15 + 15 यानी 15 15 30 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के होंगे।
और फिर आपके होगी कंप्यूटर प्रेफरेंसी, है ना, पार्ट 5 में, उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपका जो टोटल पहला टियर है उसमें 150 तो क्वेश्चन होंगे और 450 मार्क्स के होंगे, है ना। प्रत्येक आप सही क्वेश्चन है, सही उत्तर है तो उसको कितना अंक मिलेगा, आपको 3 अंक मिलेंगे। और अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया, है ना, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टियर 1 का। टियर 1 में टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और 450 को। और टियर 2 में ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, दोनों होंगे, है ना। जिसमें जैसे करंट अफेयर्स है तो उसमें 10 नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 30 के होंगे। 4 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 1 क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा और 20 नंबर के ये होंगे, है ना। सेकंड जो आपका टियर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव के आपके जैसे करंट अफेयर है उस 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो 30 नंबर। न्यूमेरिकल में यानी डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 20 नंबर ये रहने वाले। ठीक है, फिर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के 4 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो 12 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे जो 20 नंबर के होंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो 12 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे जो 20 नंबर के होंगे। इंडियन ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो 12 नंबर के, 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव जो 20 नंबर के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो 12 नंबर के, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव जो 20 नंबर के। ये बात कर रहे हैं अपन टियर 2 की। तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर भी है, इंडियन इकोनॉमी की है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है ना। तो सारे पॉइंट इसमें शामिल कर रखे। अगला है कॉन्सेप्ट, इश्यू एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, है ना। इसमें आपके 8 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के 24 नंबर के और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 20 नंबर के। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस 8 क्वेश्चन एमसीक्यू 24 नंबर के, 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव 20 नंबर के। इस तरीके से फिर देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव 8 क्वेश्चन एमसीक्यू 24 नंबर के, 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर के। इस तरीके से टोटल आपको इसमें क्या मिलेंगे, 50 क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 50 क्वेश्चन तो एमसीक्यू मिलेंगे जो 150 अंक के होंगे और 30 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, है ना, जो 5 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 50 होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको कितने हो गए क्वेश्चन, तो हो गए आपके 50 तो ये और 30 ये 80 क्वेश्चन हो गए, है ना। और पूर्णांक कितना हो गया, 150 का ये पूर्णांक हो जाता है ना। कुल मिला के आपका जो सुप्रीडेंट है उसका पाठ्यक्रम है वो इस तरीके से रहने वाला, है ना। सुप्रीडेंट का पाठ्यक्रम है वो इस तरीके से रहेगा। फिर बात करते हैं अपन जूनियर असिस्टेंट की, है ना। जूनियर असिस्टेंट में भी जो टियर 1 है उसमें देखो आपका जनरल नॉलेज, जनरल अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, है ना, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के जो 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने पढ़ेंगे। पेपर का जो माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो भी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में आंसर दे सकते हो और इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश में आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है, एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ नॉलेज, है ना। जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो कैसा रहेगा, तो जो सुप्रीडेंट है उसका पेपर जो टियर 1 है वो तो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा और टियर 2 है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। और जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें टियर 1 है, क्योंकि उसमें टियर 1 ही है तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर है वो आपसे पूछा जाएगा टियर 1 में। ठीक है, किसमें, जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है साथियों, ये बात समझ में आ गई, है ना। इसके अलावा ये आपकी सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन है। इसमें आप अपने हिसाब से जिस स्टेट से हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से जब फॉर्म भरो तो आप उसका चयन कर सकते हो।
गलत नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपने से दूर बढ़ देंगे तो अनावश्यक वित्तीय भार अपने पे बढ़ेगा। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। ये नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी 1/3 पार्ट है, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कब? जब आप कोई गलत आंसर देते हो। ये आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी या तो 12th हो या आपकी स्नातक हो, दोनों ही इस तारीख तक पूर्ण हो जानी चाहिए, है ना। आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर ही अप्लाई करना है, और ये क्वालिफिकेशन 31/1/2025 को रिजल्ट के साथ आपके सामने होनी चाहिए, तब आपको फॉर्म है वो सबमिट करना है। ठीक है साथियों, साथ में इसमें जो आपकी सीबीएसई की मेन साइट दे रखी है, वहीं पे जाके आपको फॉर्म वो सबमिट करना है, कहीं अदर जो साइट है उस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये था एक और शानदार, लाजवाब और छोटा सा सेशन, जो एक गवर्नमेंट बढ़िया जॉब से रिलेटेड था। मेरे को लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसको शेयर किया है। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आपके इस वीडियो को आप क्या कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में और अदर एक जो साथी हैं उनको भी शेयर कर दें। अपने पास बहुत सारे ग्रुप हैं, उन ग्रुप में शेयर कर दें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, लोग तैयारियों में जुटे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।